एक गांव में राधे नाम का एक आदमी रहता था। राधे सब्जी बेचने का काम करता था। राधे के घर में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे रहते थे। राधे वर्षों से सब्जी बेचने का काम कर रहा था। उसके पास खुद की जमीन नहीं थी जिस पर वो खेती करके सब्जी उगा सके, इसलिए अपने घर से 6 किलोमीटर की दूरी से वो हर रोज सब्जी लेकर आता था और गांव में बेचता था। राधे को खाना बनाने में थोड़ी दिलचस्पी थी। वो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट खीर बनाया करता था। उसके खीर के सभी दीवाने थे। अजी, बच्चे जिद कर रहे हैं, कह रहे थे खीर खानी है। हाँ तो बनाकर खिला दो। नहीं, उन्हें आपके हाथों की ही खीर खाना है। अच्छा ठीक है, मैं ही बना दूंगा। वैसे खीर बनाना तो मुझे मेरी दादी ने सिखाया था, वो मुझे याद है। हाँ, आप तो स्वादिष्ट खीर बनाते हैं। अच्छा ठीक है, ये खीर तो बनता रहेगा। ममता, मैं निकलता हूँ, सब्जी लेकर आता हूँ, जल्द ही फिर बेचने जाऊंगा। राधे कपिल नाम का एक आदमी के पास सब्जी लिया करता था। कपिल सस्ते दाम पर सब्जी देता था। राधे उसे गांव लाकर थोड़ा महंगा बेचता था, जिससे वो थोड़ा मुनाफा कमा सके। कपिल भैया, सब्जी दे दीजिए, जल्द ही सब्जी लेकर निकलता हूँ। ग्राहक के आने से पहले मैं दुकान लगा लूंगा। अरे हाँ हाँ, थोड़ा इंतजार करो, अभी कुछ सब्जी तोड़ना बचा है। जी भैया, थोड़ा जल्दी करिए। राधे के पास एक रिक्शा था। राधे उसी रिक्शा पर सब्जी लेकर आया करता था। हाँ, हो गया, ले जाओ सब्जी। जो भी हिसाब है वो मैं कल कर दूंगा। अरे हाँ ठीक है। राधे रिक्शा पर सब्जी की बोरियां लाद देता है और रिक्शा चलाकर गांव आता है। ए छोटू, जल्दी आ, मदद कर मेरी इसे उतारने में। जी भैया, अभी आया। हाथ थोड़ा जल्दी जल्दी चला, इतना वक्त नहीं है हमारे पास। राधे सब्जी बेचने लगता है। उसकी सब्जियां सही दाम पर अच्छी मिल जाती थी, इसलिए अक्सर ग्राहक राधे के पास से ही सब्जी लिया करते थे। छोटू, सब कुछ समेट दे, सारी सब्जियां तो बिक गई हैं। अब मैं घर जाता हूँ। जी ठीक है, मैं सब कुछ सही से साफ कर दूंगा, आप जाइए। राधे घर आता है, तब उसकी पत्नी ममता उसके लिए खाना लगाती है। ये लीजिए, एक और रोटी खा लीजिए। अरे नहीं नहीं, बस ममता, आज तो बहुत खा लिया, इतना काफी है। जी ठीक है। राधे खाना खाकर सोने आता है। तभी ममता कहती है, बच्चों के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, उनके कपड़े फट गए हैं और एक भी ढंग का कपड़ा नहीं बचा। हाँ ममता, ठीक है, बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद दूंगा। अभी कुछ समय रुक जाओ, खर्च इतना है जिस वजह से पैसे ही नहीं बच रहे हैं। जैसे ही पैसे बचते हैं मैं बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद दूंगा, साथ ही तुम्हारे लिए भी नए कपड़े खरीद दूंगा, ठीक है? हाँ हाँ, कोई बात नहीं। राधे पैसे बहुत सोच समझकर खर्च करता था और खुद के ऊपर कभी भी फिजूल खर्च नहीं करता था। गांव में गज्जू भाई आता है। गज्जू भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। उसके इर्द गिर्द उसने कई आदमियों को रखा हुआ था। सभी लोग गज्जू भाई से बहुत डरते थे। अरे अरे, रास्ता खाली कर दो, गज्जू भाई अपने आदमियों के साथ आ रहे हैं, हटो सभी सामने से। वाह, क्या बात है, ये पपीता तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, ले लो इस पपीते को। गज्जू भाई के आदमी वो पपीता उठा लेते हैं। वो दुकानदार चुपचाप सब देखता है, मगर एक शब्द भी नहीं बोलता है। ऐसे ही लगातार कई दिनों तक चलता है। फिर एक दिन गज्जू भाई अपने आदमियों के साथ राधे की दुकान के पास पहुंचते हैं। अरे, ये गोभी और टमाटर तो बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, उठा लो इसे। गज्जू भाई के आदमी गोभी और टमाटर उठाने लगते हैं। तभी राधे कहता है, हाँ, गोभी और टमाटर तो बहुत अच्छे हैं, मगर इसके पैसे तो दे दीजिए, फिर मैं सब्जी आपको दे दूंगा। ए, कोड़ी भर के आदमी, तू मुझसे पैसे मांगता है? तू मुझे नहीं जानता है क्या? नहीं, मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूँ, मैं नहीं जानता आपको। आप जो भी हो, पहले पैसे दे दीजिए, फिर सब्जी ले जाइए। अच्छा, तू मेरे सामने डेढ़ शाना बन रहा है, तुझे तो सही रास्ते पे लाना ही होगा। इतना कहकर गज्जू भाई अपने आदमियों के साथ चला जाता है। इसके बाद सभी लोग राधे को बताते हैं कि उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया है, वो गुंडा है। अब मुझे क्या पता था कि वो गुंडा है, मैं तो बस अपने सब्जियों के पैसे मांग रहा था। खैर, जाने दो, जो भी होगा देखा जाएगा। राधे घर आकर सारी बातें ममता को बताता है। ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। हाँ,
मगर रहने दो, क्या कर सकते हैं। अगले दिन राधे अपना दुकान लगाता है। तभी गज्जू भाई का 3-4 आदमी वहां आता है और राधे की सारी सब्जियां उठाकर फेंक देता है। ये क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो। गज्जू भाई ने कहा है आज के बाद यहाँ तुम्हारी दुकान नहीं लगनी चाहिए। मगर क्यों? ये हम नहीं जानते, मगर अब से तुमने यहाँ दुकान लगाया तो तुम्हारे घर जाकर तोड़ फोड़ मचा देंगे। राधे घर की बात सुनकर डर जाता है और वहां बैठना बंद कर देता है। अब राधे एक अलग जगह ढूंढ लेता है जहां वो बैठकर सब्जी बेच सके। छोटू, ये जगह सही रहेगा सब्जी बेचने के लिए। हाँ भैया, ये जगह सही है। राधे अगली सुबह सब्जी लाने कपिल के पास जाता है। राधे सारी बातें कपिल को बताता है। कोई बात नहीं भाई, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे वो लोग कुछ भी करें, मैं तुम्हें हमेशा सब्जी दूंगा। और तुम्हें तो सब्जी बेचने से मतलब है, चाहे कहीं भी बेचो। हाँ, ये बात तो है। राधे सब्जी लेकर जाता है और नई जगह बैठकर सब्जी बेचता है। चलो, इस नए जगह पर भी सब्जी बिक ही गई, अब घर जाते हैं। सब कुछ ठीक से चलने लगा था। तभी अचानक एक दिन कपिल राधे से कहता है, राधे, अब से मैं तुम्हें सब्जी नहीं दे सकता, मुझे माफ कर दो। क्यों, क्या हुआ? वो गज्जू भाई आया था, बोल रहा था अगर मैंने तुम्हें सब्जी दिया तो वो मुझे बहुत मारेगा और मेरे घर वालों को चोट भी पहुंचाएगा। मुझे माफ कर दो भाई। राधे दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है। गज्जू भाई ने सभी गांव वालों को कह दिया था कि कोई राधे की मदद ना करे। गांव का हर एक इंसान मुझसे दूर हो गया है। ये सब उस गज्जू की वजह से हुआ है, उसने ही ये सब किया है। राधे बहुत परेशान हो जाता है। अब मैं करूं तो क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह तो मैं अपना घर ही नहीं चला पाऊंगा। राधे सोचने लगता है कि वो क्या करे। हाँ, मुझे तो स्वादिष्ट खीर बनाने आता है, मैं खीर बेचकर पैसे कमा सकता हूँ, मगर इस गांव में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। राधे दूसरे गांव जाकर एक ठेला लगाता है और वहीं खीर बनाकर बेचने लगता है। खीर स्वादिष्ट होने की वजह से ग्राहक दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। रात के वक्त राधे वापस अपने गांव लौट आता था, मगर दिन भर वो पड़ोस के गांव में जाकर खीर बेचा करता था। एक दिन एक बूढ़ी असहाय महिला राधे के पास आती है। बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना कोई खाना देने वाला है, ना कोई हाल पूछने वाला, थोड़ी मदद कर दो। हाँ हाँ, जरूर, आइए बैठिए, मैं आपको खीर खिलाता हूँ। राधे बूढ़ी महिला को खीर खिलाता है। बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, अब मैं यही रहूंगी और काम में तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं नहीं, आप इस उम्र में काम मत कीजिए, मैं कर लूँगा। नहीं बेटा, मुझे मत रोको, मैं काम करना चाहती हूँ। वो बूढ़ी महिला कई दिनों तक राधे के काम में मदद करती है, फिर एक दिन अचानक गायब हो जाती है। राधे उन्हें बहुत ढूंढता है, मगर वो कहीं नहीं मिलती है। मगर एक चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी में लिखा था, एक कटोरे में खीर है, वो खीर आम खीर नहीं बल्कि जादुई खीर है। वो खीर ना कभी खराब होगी, ना ही कभी खत्म होगी। आगे से कोई भी तुम्हें तंग करने आए तो उसे ये खीर खिला देना, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। पता नहीं ये क्या है, देखता हूँ कभी इस्तेमाल करके। कुछ दिनों बाद गज्जू भाई अपने आदमियों के साथ पड़ोस वाले गांव में भी पहुंच जाता है। अच्छा, तो तुम यहाँ हो? वाह, खीर बनाने लगे हो? लाओ लाओ, हमें भी खिलाओ। राधे वही जादुई खीर उन लोगों के सामने कर देता है जो उस बूढ़ी महिला ने दिया था। वो खीर खाते ही गज्जू भाई और उसके आदमी जोर जोर से चीखने लगते हैं। आह, तीखा तीखा, ये कितना तीखा है? ये जादुई खीर है। जब तक तुम सभी अपनी गलती मानकर मुझसे माफ़ी नहीं मांगते और वापस कभी तंग ना करने की बात नहीं कहते, तब तक यही होने वाला है तुम्हारे साथ। मुझे माफ़ करो, अब से मैं तुम्हारी ओर देखूंगा भी नहीं, तुम्हें तंग करने की भी बात नहीं करूंगा। बस मुझे माफ़ करो, कभी नहीं आऊँगा यहाँ। इतना कहते ही उन लोगों को तीखा लगना खत्म हो जाता है। वो सभी वहां से भाग जाते हैं और वापस कभी उसे तंग नहीं करते हैं। राधे सब्जी बेचने का काम वापस से शुरू कर देता है और सब पहले की तरह अच्छा हो जाता है।
घर में कई दिनों से पैसे को लेकर रमेश और लीला के बीच में तकझक होती रहती थी। लीला कोठियों में काम करती थी, रमेश साइकिल की दुकान पर काम करता था। घर का खर्चा चलना मुश्किल हो जाता था। एक दिन लीला, वो लीला, कहाँ हो तुम? आ रही हूँ। क्या हो गया? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? अरे सुनोगी तो तुम भी शोर मचाने लगोगी। अरे बताओगे भी कि पहेलियां ही बुझाओगे? मेरी तनख्वाह बढ़ गई है। क्या कह रहे हो? सच्ची? हाँ सच्ची, पूरे 1000 रुपए बढ़ जाएंगे। पर एक मुश्किल है। वो क्या? अब से अक्सर मुझे दूसरे शहर भी जाना पड़ेगा। क्यों? काम ही ऐसा है, पैसे ऐसे ही थोड़े बढ़ते हैं। साइकिल की दुकान है ना, तो वो लोग हर महीने साइकिल की रेस आयोजित करते हैं। घर में खुशी का माहौल था। दोनों खुश थे। 2 साल बाद उनका बेटा हुआ। खर्च बढ़ गया। लीला का काम बढ़ गया था। अब वो थोड़ा चिड़चिड़ी हो गई थी। एक दिन, तुम तो हमेशा बाहर चले जाते हो। मुझे घर का सारा काम और बच्चा दोनों देखना पड़ता है। मैं सारे दिन काम करके थक जाती हूँ। इतने पैसे में गुजारा भी नहीं होता है। क्या करूं? नौकरी छोड़कर तुम्हारी गुलामी करूं? अब अक्सर दोनों के झगड़े का अंत मारपीट में तब्दील होता जाता था। रोज रोज की चीख चीख से तंग आकर एक दिन रमेश ने अपने सारी जरूरी सामान उठाए और घर छोड़कर निकल गया। रात में जब वो नहीं आया तो, अम्मा अभी तक नहीं आया, क्या करूं? कहाँ ढूंढूं उसे? तू रुक, मैं उसके दोस्त मुरली के पास जाकर उससे पूछती हूँ। वो भी तो उसी के साथ काम करता है ना। उसकी सास वापस आई तो, अम्मा कुछ पता चला? नहीं, मुरली कह रहा था कि वो तो आज दुकान आया ही नहीं था। क्या? कहाँ गया होगा वो? अम्मा तुम मुन्ना को पकड़ो, मैं थाने में उसके लापता होने की रिपोर्ट लिखा कर आती हूँ। अरे बावली रुक जा, कल सुबह तक आ जाएगा। कहाँ जाएगा? किसी साथी दोस्त के पास रुक गया होगा। रात भर दोनों इंतजार करती रही, पर सुबह तक रमेश नहीं आया। लीला की रोते रोते आंखें सूज गई थी। अम्मा कहीं मुझे छोड़कर चले तो नहीं गए? दिन रात तो दोनों झगड़ते रहते हो। आदमी दिन भर काम करके आता है तो शांति चाहता है। जब घर में शांति नहीं मिलती तो बाहर शांति ढूंढता है। अम्मा क्या आदमी को ही शांति चाहिए? औरत का उस पर कोई अधिकार नहीं है। हम गरीबों को ही अपने घर की शांति बनाए रखने का प्रयास करना होता है। बच्चों को पालने के लिए औरत बेचारी हर तरह का दुख सहती है, पर आदमी हमेशा गैर जिम्मेदार ही होते हैं, भले ही वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। अम्मा अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। थोड़ी देर देख लो, फिर जाना थाने। लगभग आधे घंटे बाद ही रमेश किसी आदमी के साथ लंगड़ाते हुए आ गया। माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। उसको देखते ही, क्या हुआ तुम्हें? कल जाते समय मेरी साइकिल एक गाड़ी से टकरा गई थी। मुझे अस्पताल ले गए थे, आज छोड़ दिया, तब मैं घर आया हूँ। उफ़ो, कल से हम लोग परेशान हो गए। मैं तो थाने में रिपोर्ट लिखवाने जा रही थी। शाम को मुरली आ गया। रमेश, ओ रमेश, कहाँ है तू? क्या हुआ? मैंने सुना तेरी नौकरी चली गई। धीरे बोल, मेरी बीवी सुन लेगी। नौकरी का क्या है, दूसरा मिल जाएगी। पर इतनी चोट कैसे लग गई? रमेश ने पहले वाली ही सारी बातें दोहरा दी। मुरली चला गया। थोड़ी देर में ही लीला काम से वापस आई। मैंने सुना तुम्हारी नौकरी चली गई और ये सारी चोट मारपीट से लगी है। तुमने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। नशे में धूत होकर तुमने झगड़ा किया है। मुझे माफ कर दो, अब से ऐसा नहीं होगा। ये पहली बार नहीं हुआ है। मैं सारे दिन खटती रहूं और तुम सारा पैसा नशे में उड़ाते रहो। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। कैसी बातें करती हो लीला, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही चला जाता हूँ। ये परिवार तुम्हारा है, तुम इसे संभालो। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। मुझे एक मौका और दे दो, अब कभी ऐसा नहीं होगा। लीला रोते हुए आंगन में चली गई और आंगन में लगे बेला के फूल तोड़कर डालिया में भर लिया। अचानक, अब मुझे अपने बच्चे की परवरिश के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इस आदमी का तो कोई भरोसा ही नहीं, जो इतना बड़ा झूठ बोल सकता है।
वो आगे भी नशे की हालत में कुछ भी कर सकता है। नौकरी भी चली गई, अकेले मेरे कमाई से कितने दिन घर चलेगा। क्यों ना गजरों का ही धंधा शुरू कर दूं? लीला ने सारे फूलों का गजरा बनाया, उनको कपड़े में लपेटा और अपनी कोठी की तरफ चली गई। वहां जाकर, मैडम ये फूल और गजरे आप लगाकर देखना, अच्छे होंगे तो पैसे दे देना, वरना मैं वापस ले जाऊंगी। दूसरे दिन जब वो काम पर आई तो, लीला ये इतने सुंदर गजरे कहाँ से लाई थी? क्या हुआ मैडम, ये तो मैंने खुद ही बनाए थे। अब से तू रोज मुझे ऐसे ही 4-5 गजरे दे जाया कर। मेरी किट्टी की फ्रेंड्स को भी ये बहुत पसंद आए, पैसे मैं दे दूंगी तुझे। लीला बहुत खुश हुई। क्यों ना मैं फूलों की मंडी से जाकर फूल ले आऊं और गजरों का ही धंधा शुरू कर दूं। यही सोचकर लीला दूसरे दिन सुबह 5 बजे उठकर फूलों की मंडी गई और वहां से खूब सारे बेला के फूल रिक्शे पर लेकर आई। पूरा घर बेला के फूलों से महक उठा। काम पर से वापस आकर उसने पूरे दिन गजरे बनाए और सुबह सुबह ही अपनी गली के नुक्कड़ पर बेचने लगी। वो अपनी मैडम के लिए रोज गजरे ले जाती थी। गजरे ले लो, गजरे ले लो, 10 रुपए का एक गजरा, बेला के फूलों का गजरा। 10 बजते बजते उसके सारे गजरे बिक गए। वो बहुत खुश थी, सारे पैसे लेकर घर आ गई। काम पर गई तो, मैडम जी आज से मैंने भी अपना धंधा शुरू कर दिया है, किसी को गजरों की जरूरत होगी तो बताइएगा। अच्छा, कितनी कमाई हो जाती है? आज तो 500 रुपए मिल गए, धीरे धीरे ग्राहक बढ़ेंगे। कुछ ही दिनों में वाकई लीला के गजरे की बिक्री काफी बढ़ गई। अब तो उसे लगने लगा कि अकेले वो काम नहीं संभाल पाएगी। एक दिन, अम्मा अब तुम भी दुकान पर बैठा करो, बच्चों को कौन देखेगा, वो भी हमारे साथ जाएंगे। तुम वहीं बैठकर गजरे बनाते रहना, हम 12 बजे तक गजरे बेचने का काम करेंगे, उसके बाद काम पर जाएंगे। इतनी देर से काम पर जाओगी तो वो लोग रखेंगे? हाँ, वो मैंने बात कर ली है। कुछ ही महीनों में लीला का गजरे का धंधा बहुत बढ़िया चल निकला, पैसे भी अच्छे आने लगे थे। अब वो टेम्पो से फूल लाती थी, उसने दुकान भी खरीद ली थी। लेकिन लीला कभी रमेश को अपने पैसे नहीं देती थी, ना ही उससे पैसे मांगती थी। उसने पैसे इकट्ठे करके एक घर भी खरीद लिया। रमेश कूटता रहता था। रमेश ने देखा कि लीला का काम जितना ही अच्छा चल रहा है, वो उतनी ही चिड़चिड़ी होती जा रही है। वो तो सुबह ही अपने काम पर चला जाता था। एक दिन, लीला मैं दिन भर काम करके थक जाता हूँ, घर आकर भी आराम नहीं मिलता है। सुबह सुबह ही पूरे घर में खटर पटर शुरू हो जाती है, नींद भी पूरी नहीं होने देती तुम। देखो रमेश, तुम कहीं और जाकर रहना चाहते हो तो चले जाओ, मेरा काम ही ऐसा है तो मैं क्या कर सकती हूँ। उस रात रमेश उसके रखे हुए पैसे अलमारी से निकालकर घर से चंपत हो गया। लीला रोती रही पर कुछ कर नहीं सकती थी। रात को जब सब सोए थे तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? खोलो मैडम। लीला ने दरवाजा खोला तो बाहर कुछ लोग रमेश को घायल अवस्था में लेकर आए थे। उसके सिर में खून बह रहा था और वो नशे की हालत में था। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जाइए। उनके जाते ही उसने एक बाल्टी पानी उसके सिर पर डाल दिया। तब उसको होश आ गया। लीला मुझे माफ कर दे और ये ले अपने पैसे। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, पर अपने परिवार से दूर नहीं रह सका, इसीलिए मैंने नशा किया और उसी नशे की हालत में गिरकर घायल हो गया। अब तुम कहीं नहीं जाओगे, हमारे धंधे में ही हाथ बटाओगे। कुछ दिनों में उनकी मेहनत रंग लाई और अब वो सेठ रमेश बन गया था। रीतमपुर नामक एक सुंदर सा गांव था। वहां के लोग बहुत ईमानदार और नेक दिल के थे। वो एक छोटा सा गांव था और वहां के लोगों का रहन सहन भी बहुत साधारण सा था। गांव के सभी लोग आपस में बहुत प्यार से रहते थे। जब भी किसी एक को कोई समस्या आती तो वे सारे लोग मिलकर उनकी समस्या सुलझाते। उसी गांव में नैना नाम की एक लड़की रहती थी। वो अपने बुजुर्ग माँ बाप के साथ रहा करती थी। उसका एक भाई भी था जिसका नाम किशन था, मगर किशन एक बार बाहर काम करने गया तो वो वहीं रह गया और उसने शादी करके अपना घर वहीं बसा लिया था। नैना अपने माँ पिताजी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी।
इसलिए वो गांव में ही रहकर काम किया करती थी ताकि उसका और उसके परिवार का गुजारा हो सके। आखिर कब तक हमारी बेटी हमारा जीवन पालन करने की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी? हमें उसकी भी तो शादी करानी होगी। हमारा बेटा हमें छोड़ दिया, इस वजह से हम अपनी बेटी का तो जीवन बर्बाद नहीं कर सकते हैं। वही दूर खड़ी नैना ये सारी बातें सुन रही थी। माँ, पिताजी, आप दोनों परेशान ना हो। अगर आप दोनों यही चाहते कि मेरी शादी हो जाए तो मैं शादी कर लूंगी। और रही बात पैसों की, तो भैया रोज मुझे शहर बुलाते हैं। मैं एक दिन वहां जाकर उनसे मिलकर अपनी शादी के लिए पैसे ले आऊंगी। नैना की ये बात उसके माता पिता मान जाते हैं, मगर नैना बस उनकी परेशानी कम करने के लिए ये सब कह देती है। उसे शहर जाकर अपने भैया से एक भी पैसा मांगने का मन नहीं होता है। नैना गांव में यही सब सोचती हुई घूम रही थी, तभी उसका दोस्त राजीव वहां आ जाता है। क्या हुआ नैना, तुम आज बहुत चिंतित दिख रही हो? कब से तुम्हें देख रहा हूँ, कुछ ना कुछ सोचकर तुम परेशान हुए जा रही हो। कोई बात है तो मुझे बताओ। नैना राजीव को सारी बातें बता देती है। अब तुम ही बताओ राजीव, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी समस्या भी दूर हो जाए और मुझे अपने भैया से पैसे मांगने भी नहीं पड़े। अब इसका तो मुझे एक ही उपाय नजर आ रहा है। मुझे काफी पैसों की जरूरत है। तुम्हें काफी पैसों की जरूरत है तो तुम्हें कोई ऐसा काम ढूंढना होगा जो इस गांव में किसी ने नहीं किया हो। तभी जाकर तुम्हें शायद इतने पैसे जमा करने में मदद हो सकती है। नैना राजीव की बातों पर काफी सोचने लगती है और हर जगह कुछ नई चीजें ढूंढती रहती है, पर उसे कोई भी ऐसा काम नहीं मिलता जो गांव में अभी तक किसी ने नहीं किया हो। नैना फिर राजीव के पास जाती है। राजीव, लगातार 3 दिनों से मैं हर वो काम देख रही जो यहाँ गांव में किसी ने नहीं किया हो। आखिर मैं खुद के लिए कैसे कोई चीज ढूंढूं? तुम्हें यहाँ नहीं, यहाँ से बाहर जाकर कोई चीज ढूंढनी होगी। तुम एक काम करो, अपने भैया से सिर्फ मिलने के लिए उनके घर जाओ और वहां शहर में कोई ऐसा काम ढूंढो जो तुमने यहाँ किसी को करते नहीं देखा, और फिर यहाँ उस चीज को बहुत ही बढ़िया तरीके से करो। देखना, सब तुम्हारी चीजें खरीदने आएंगे और ऐसे में तुम्हें अपने भैया से पैसे भी नहीं मांगना पड़ेगा। नैना अगले ही दिन शहर अपने भैया के घर चली जाती है। आओ बहन, मैं तो तुम्हें कब से बुला रहा था। और बताओ, शहर कैसा लग रहा है तुम्हें? सब कुछ बहुत सुंदर है। अगर हो सके तो आप मुझे बाहर घुमाने ले चलेंगे? क्यों नहीं, हम सब शाम को घूमने जाएंगे। नैना ने सोचा वो घूमने के बहाने बाहर जाएगी और कोई ना कोई काम ढूंढ लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ सब कुछ एकदम नई नई चीज थी। नैना को कुछ भी समझ नहीं आया। वो वापस घर आ जाती है। अब मैं क्या करूं? मुझे यहाँ तो कुछ भी समझ नहीं आया। मैं गांव जाकर क्या करूंगी? तभी किशन की पत्नी नैना के लिए केक लेके आती है। नैना, मुझे याद है तुझे मीठी चीजें कितनी पसंद आती थी। ये फ्लेवर वाली केक खाकर देख, गांव वालों ने तो कभी ऐसी कोई केक देखा भी नहीं होगा। नैना ये सुनते ही उस केक को खा लेती है। उसकी स्वाद उसे बहुत पसंद आती है। वाह भैया, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। क्या इसे भाभी ने बनाया है? हाँ, तेरी भाभी को ये सब बनाना बहुत पसंद है। वाह भाभी, क्या आप मुझे भी ये बनाना सिखाएंगी? मैं सिखा तो देती, पर तुम्हें ना हमारे किचन के सामान इस्तेमाल करने आते हैं और ना ही तुम्हें ओवन चलाना आता। अब मैं तुम्हें क्या क्या सिखाऊं? क्यों परेशान हो रही हो नैना? तुम्हें जितना खाने का मन है तुम खा लो और पैक करके घर भी ले जाओ। ये सब सीखने की क्या जरूरत है? नैना भैया और भाभी की बातें सुनकर दुखी हो जाती है और जाने की तैयारी करने लगती है। जब नैना वापस जाने लगती है, तभी वहां किशन का बेटा आकर नैना को एक बड़े डब्बे में केक भरकर दे देता है। नैना वहां से जाने लगती है। वो बहुत उदास होकर स्टेशन पर बैठ रही थी। तभी वहां एक बुजुर्ग आदमी आकर बैठ जाते हैं। नैना को इतना परेशान देख वो उसकी कारण जानना चाहते, पर नैना उन्हें कुछ नहीं बताती है। तभी नैना की नज़र गरीब बच्चों पर पड़ती है जो कचरे में से खाना निकाल रहे होते हैं। नैना उनके पास जाती है और उनके केक उन्हें खिला देती है।
ये देख वो बुजुर्ग आदमी नैना से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वो ट्रेन में नैना के साथ ही वाले सीट पर बैठे हुए थे और वापस से उसकी परेशानी पूछने पर नैना उन्हें सब बता देती है। बस इतनी सी बात, तुम कुछ सीखना चाह रही हो और तुम्हें कोई लोग सिखा नहीं रहे। ये लो, एक किताब है, इसमें जो जो लिखा है बस वैसे ही पढ़ते जाना, तुम्हारी केक बन के तैयार हो जाएगी। नैना उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और घर आ जाती है। घर आकर वो उदास बैठी रहती थी। फिर उसने सोचा क्यों ना एक बार उस किताब की इस्तेमाल किया जाए। नैना ने अपने किचन में बैठकर उस किताब में केक बनाने की विधि को पढ़ने लगती है। जैसे ही उसने विधि पढ़ी, उसने देखा उसके सामने एक बड़ा सा केक तैयार था। ये कैसे हुआ? आखिर ये केक बना कैसे? वो भागती हुई राजीव के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। जरूर वो कोई आम आदमी नहीं होगा। राजीव उस किताब को देखने लगता, तभी उसमें से एक चिट्ठी गिरती है। उसमें लिखा हुआ था, नैना, तुम एक बहुत नेक दिल लड़की हो। मैंने तुम्हें उन बच्चों को अपना केक खिलाते हुए देखा और मैं तुम्हें अपना ये जादुई केक बनाने वाला किताब दे रहा हूँ। अब तुम्हें कभी किसी और से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हें कैसे केक चाहिए इस किताब को बताओ, वो तुम्हें बिल्कुल वैसा केक बना के देगा। ये पढ़ते ही दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और नैना पूरे गांव में सभी को नए नए प्रकार के केक बनाकर बेचा करती थी। उसके माँ पिताजी बहुत खुश थे। नैना को महसूस होता है राजीव ही वही सही लड़का है जिससे उसे शादी करना चाहिए। दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। अब दोनों मिलकर जादुई केक बनाते और गांव शहर दोनों जगह बेचा करते थे। नैना और राजीव दोनों ने मिलकर अब तक बहुत पैसे कमा लिए थे। राजीव, चलो हम ऐसे जगह चलते हैं जहां केक बनाना सिखाते हो। मैं खुद केक बनाना सीखना चाहती हूँ। अब तो हमारे पास इतने पैसे हैं कि मैं कहीं बाहर जाकर ये सीख सकती हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। नैना केक बनाना सीखने लगती है और अब वो खुद से बिना किताब की मदद से ही स्वादिष्ट केक बना लिया करती थी। नैना उस किताब की मदद लेना बंद कर देती है और अब खुद ही बहुत स्वादिष्ट केक बनाकर बेचा करती थी। उसने कुछ लोगों को अपने साथ काम पर भी रख लिया था।